नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी पर। आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने आपको थोड़ा बहुत बता दिया था। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को बच्चों 3 फेज में बांट दिया जाता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग कितनी फेज में बांट देंगे? 3 फेज में बांट देंगे। और पहला जो फेज होता है उसको बोलते हैं रजोस्राव प्रावस्था, यानी कि उसको बोलते हैं बच्चों मेंस्ट्रुएशन फेज। क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुएशन फेज बोलेंगे। और जो सेकेंड फेज होता है बच्चों उसको बोला जाता है प्री ओवुलेशन फेज। कौन सा फेज बोलेंगे? प्री ओवुलेशन फेज, या उसको हिंदी में कहते हैं पूर्व अंडोत्सर्गीय प्रावस्था। क्या बोलेंगे? पूर्व अंडोत्सर्गीय प्रावस्था बोलेंगे। और जो थर्ड फेज होती है उसको हम लोग बोलते हैं पश्च अंडोत्सर्गीय प्रावस्था, यानी कि पोस्ट ओवुलेटरी फेज बोलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की फर्स्ट फेज, जिसको बोलते हैं रजोस्राव प्रावस्था। आइए शुरू करते हैं। देखिए, दरअसल होता क्या है कि यह जब मेंस्ट्रुएशन फेज शुरू होता है वह 4 से 5 दिनों तक चलता रहता है। और इस 4 से 5 दिनों के बीच रक्तस्राव होता है, यानी कि ब्लीडिंग होती है। ठीक, तो देखिए, प्रत्येक मासिक चक्र का प्रारंभ जो होता है वह रुधिर स्राव के साथ होता है। नोट करते चलेंगे, प्रत्येक मासिक चक्र का प्रारंभ किसके साथ होता है? रुधिर स्राव के साथ होता है, यानी ब्लीडिंग के साथ शुरू होता है, जो लगभग कितने दिनों तक चलता है? 5 दिनों तक चलता है। आपकी एनसीईआरटी कहती है 3 to 4 डेज, लेकिन इसको 3 to 5 डेज आप मान सकते हैं, जो लगभग कितने दिनों तक चलता है बच्चों? 4 से 5 दिनों तक चलता है। ठीक है, इस रक्तस्राव में क्या होता है कि कुछ ऊतक द्रव्य होते हैं। क्या होंगे? कुछ ऊतक द्रव्य होते हैं, कुछ श्लेष्मा होते हैं, यानी कुछ मेम्ब्रेन होती हैं। और जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय के आंतरिक भित्तियां होती हैं। क्या होती है बच्चों? गर्भाशय की आंतरिक भित्तियां होती है, यानी गर्भाशय की आंतरिक भित्ति के श्लेष्मिक स्तर की कोशिकाओं के अतिरिक्त क्या होता है बच्चों? 50 से 150 मिलीलीटर रुधिर होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि रुधिर में मादा हार्मोन होते हैं। यह जो ब्लीडिंग होती है उसमें फीमेल हार्मोन होते हैं। कौन कौन से हार्मोन होते हैं? तो पहला जो हमारा हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन होगा बच्चों? पहला जो फीमेल हार्मोन होता है रुधिर में वह पाया जाता है एस्ट्रोजन। ठीक, इसके साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन की भी मात्रा होती है। किसकी मात्रा होगी बच्चों? प्रोजेस्टेरॉन की भी मात्रा होती है। यानी कि रुधिर में मादा हार्मोन जैसे कौन से हार्मोन? एस्ट्रोजन होता है, तथा कौन से हार्मोन होंगे? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मात्रा अत्यधिक कम हो जाने पर क्या होता है कि यह जब ब्लीडिंग होती रहती है उस समय जो हार्मोन निकलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इसकी मात्रा क्या होगी? अत्यधिक कम हो जाती है जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अत्यधिक कम हो जाने पर गर्भाशय भित्ति की धमनियां क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं। जो गर्भाशय की भित्तियां होती हैं, जो वाल्स होती हैं, वो क्या करेंगी? सिकुड़ जाती हैं और रुधिर की आपूर्ति क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये जो पहला फेज होता है रजोस्राव प्रावस्था, यानी कि मेंस्ट्रुएशन फेज जो होता है ये कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद हम लोग सेकेंड फेज को देखने वाले हैं, जिसका नाम है बच्चों पूर्व अंडोत्सर्गी प्रावस्था, यानी कि प्री ओवुलेशन फेज। ठीक, तो आज हम लोग ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरी तरह से पढ़कर खत्म कर देंगे। ठीक, तो आइए अब हम लोग देखते हैं अपनी सेकेंड फेज जो होती है पूर्व अंडोत्सर्गी प्रावस्था, यानी कि प्री ओवुलेटरी फेज। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की 3 फेजों में से जो सेकेंड फेज होता है जिसको बोलते हैं पूर्व अंडोत्सर्गी प्रावस्था, यानी कि इसको बोलते हैं प्री ओवुलेटरी फेज। क्या बोलेंगे? प्री ओवुलेटरी फेज बोलेंगे। इस फेज में क्या होता है बच्चों कि यह जो होता है मासिक धर्म के या मासिक चक्र के 6वें से 13वें दिन के बीच का यह जो काल होता है इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व अंडोत्सर्गी प्रावस्था, यानी कि क्या बोलते हैं? प्री ओवुलेटरी फेज बोलते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है, यह मासिक चक्र के 6वें कितने दिन से 6वें से 13वें दिन के बीच की अवधि होती है। यानी कि 6वें दिन से और 13वें दिन के बीच का जो समय होता है वो होता है आपका प्री ओवुलेटरी फेज। कौन सा होता है? प्री ओवुलेटरी फेज या पूर्व अंडोत्सर्गीय प्रावस्था होती है। ठीक है, इतनी बात मैं आई होप कि समझ में आ रहा होगा। फिर आगे चलते हैं। 6वें दिन क्या होता है बच्चों कि जब ये 6वें दिन पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं एफएसएच। कौन से बोलते हैं? एफएसएच। कौन सा होता है बच्चों? एफएसएच, यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं। यानी कि यह जो होते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यह पुटिकाओं को प्रभावित करते हैं। ठीक, तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव से वृद्धिशील
जो वृद्धिशील पुटिकाएं होती हैं, जो फॉलिक्यूल्स होती हैं, उनमें और अधिक वृद्धि होने लगती है। ठीक, देखिए फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव से वृद्धिशील पुटिकाओं में और अधिक वृद्धि होती है। ये किसके प्रभाव से हो रही है? तो ये बच्चों हो रही है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कौन प्रभावित कर रहा है? तो वो आपकी पीयूष ग्रंथि प्रभावित कर रही है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, वृद्धि होती है तथा इनमें एस्ट्रोजन, कौन सा? एस्ट्रोजन और इनहिबिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन निकलेगा? इनहिबिन हार्मोन का स्रावन होने लगता है। ठीक है, एस्ट्रोजन का स्रावन तो हो ही रहा था, प्रोजेस्टेरोन का भी स्रावन हो रहा था, लेकिन 6वें दिन किसका स्रावन होगा? एस्ट्रोजन के साथ साथ इनहिबिन जो हार्मोन है उसका भी हार्मोन का स्रावन होने लगता है। और इसलिए इस प्रावस्था को पुटकी प्रावस्था भी कहते हैं। कौन सी प्रावस्था कहेंगे? पुटकी प्रावस्था, यानी कि फॉलिकुलर फेज भी कहेंगे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि 6वें दिन अंडाशय से एक ही पुटका क्या होगी? वृद्धि करेगी। 6वें दिन, कितने, कौन से दिन? 6वें दिन अंडाशय से एक ही पुटका क्या करती है? वृद्धि करती है। सर कहेंगे कि सर आप ये कह रहे हैं कि कई सारे पुटकाएं क्या करेंगे? एक ही साथ ग्रोथ करेंगे, लेकिन ये इनहिबिन हार्मोन और क्या करते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन उसको प्रभावित करते हैं और एक टाइम पे सिर्फ एक ही फॉलिक्यूल को मैच्योर करते हैं। ठीक है, तो 6वें दिन अंडाशय से एक ही पुटका क्या करेगी? वृद्धि करेगी। और वृद्धि करेगी तथा अन्य पुटकाएं जो साथ साथ बड़ी होती है उनको इनहिबिट करती है, रोक देती है। ठीक, तो देखिए 6वें दिन अंडाशय से एक ही पुटका वृद्धि करके अन्य पुटकाओं से बड़ी हो जाती है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब क्या होगा? इसके बाद पुटिकाओं से स्रावित हार्मोन के कारण एफएसएच हार्मोन का स्रावन कम हो जाता है। किसका हार्मोन का स्रावन कम होगा? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्रावन कम हो जाएगा, क्योंकि एक फॉलिक्यूल मैच्योर हो गई। ठीक है, इसलिए अन्य जो हार्मोन क्या थी, पुटकाएं थी, वो और ज्यादा मैच्योर ना हो, इसलिए फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है उसके स्रावन को कम कर दिया जाता है। ठीक, देखिए इस बात को समझिए कि इसके बाद क्या होगा कि जो आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा इसके स्रावन को क्या कर दिया जाता है? कम हो जाता है, ये कम कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होगा कि अन्य पुटिकाओं की वृद्धि, यानी और जो फॉलिक्यूल मैच्योर होने के साथ साथ उनकी वृद्धि रुक जाएगी। उनकी वृद्धि क्या होगी बच्चों? उनकी वृद्धि रुक जाएगी, यानी कि एक समय पे हमारा एक ही फॉलिक्यूल मैच्योर होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक समय पे बहुत ज्यादा फॉलिक्यूल मैच्योर हो जाए। ठीक, अब देखिए फिर इसके आगे की जो कहानी है होती यह है कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दूसरे हार्मोन, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दूसरे हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यहाँ पे आप चाहे तो इसको एलएच लिख सकते हैं, इंग्लिश में शॉर्ट में इसको लिखा जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा क्या होगी? बढ़ने लगती है। क्या होगा बच्चों? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा बढ़ने लगती है, जो पुटिका से क्या करेंगे? एस्ट्रोजन का स्रावन क्या होगा? फिर से बढ़ने लगता है। ठीक है, क्या होता है? एस्ट्रोजन का स्रावन फिर से बढ़ने लगता है। आइए इस टॉपिक में थोड़ा सा बचा है और इसको आगे देखते हैं। बच्चों पूर्व अंडोत्सर्गी में थोड़ा सा बचा हुआ तो उसको आइए देखते हैं। देखिए क्या होता है कि अंडोत्सर्जन के 1-2 दिन पहले ग्राफियन पुटिका से, अंडोत्सर्जन के 1-2 दिन पहले ग्राफियन पुटिका से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कुछ मात्रा क्या होने लगती है? स्रावित होने लगती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या होगा? ग्राफियन पुटिका से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कुछ मात्रा क्या होने लगती है? सिक्रीशन होने लगता है, सिक्रीट होने लगता है, यानी कि स्रावित होने लगता है। और ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट असली कि ओवुलेशन किस दिन होगा? तो ओवुलेशन हो जाता है 14वें दिन। कौन से दिन? 14वें दिन ओवुलेशन होता है। ठीक है, अब होने के बाद क्या होगा कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से ही क्या हो गए? अंडोत्सर्जन होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि किस हार्मोन का ज्यादा रोल होता है अंडोत्सर्जन में, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, अंडोत्सर्जन के 1-2 दिन पहले ग्राफियन पुटिका से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कुछ मात्रा स्रावित होने लगती है और 14वें दिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से अंडोत्सर्ग होता है। क्या होता है? अंडोत्सर्जन यानी ओवुलेशन होता है। ठीक है, और इस समय पे होगा क्या, कैसे आप पहचान सकते हैं यहाँ? तो इस समय जब ओवुलेशन 14वें दिन होता है तो जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, या इस समय उनके शरीर का तापमान जो नॉर्मल तापमान होता है, जो एज यूजुअली टेम्परेचर होता है, उससे थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होगा? उससे थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस पॉइंट को यदि आप चाहें तो नोट कर लें
या फिर नहीं नोट करेंगे तो भी कोई आपको दिक्कत नहीं है। जो 14वें दिन जब ओवुलेशन होता है, इस समय मादा के शरीर का तापमान सामान्य से कुछ अधिक हो जाता है। ठीक है, 14वें दिन मादा के शरीर का तापमान सामान्य से कुछ अधिक हो जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट। कौन सा पॉइंट रखेंगे? थर्ड पॉइंट। जो थर्ड पॉइंट था आपका पश्च अंडोत्सर्गी प्रावस्था, यानी कि पोस्ट ओवुलेशन फेज। कौन सा फेज हम लोग देखने वाले हैं? तीसरा और आखिरी फेज देखने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जिसको बोलते हैं पश्च अंडोत्सर्गी प्रावस्था, यानी कि पोस्ट ओवुलेशन फेज। अब बच्चों हम लोग देखते हैं अपनी थर्ड हेडिंग, पश्च अंडोत्सर्गी प्रावस्था, यानी कि हम लोग देखते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज। देखिए, यह मासिक चक्र का आखिरी फेज है और इस फेज में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा यह बता रहा है कि यह मासिक चक्र की अंतिम अवधि होती है, यानी कि पोस्ट ओवुलेटरी फेज मासिक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की आखिरी प्रावस्था होती है। यह लगभग 15वें से 28वें दिन, यह कब से? 15वें से 28वें दिन की अवधि होती है। और इसमें होता क्या है कि इसमें एलएच के कारण फटी, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण फटी हुई ग्राफेन पुटिका का जो निर्माण होता है वह टर्न्स बदल जाती है कार्पस ल्यूटियम में। ठीक है, मतलब आपकी जो ग्राफियन पुटिका है, ग्राफियन फॉलिकल है, वह कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है। ठीक, इस बात को याद रखेंगे कि जो आपकी ग्राफियन फॉलिकल है वह कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है। किसमें बदलेगी बच्चों? कार्पस ल्यूटियम में बदल जाएगी। ठीक है, फिर क्या होता है कि यह 7 दिन कौन आपकी जो कार्पस ल्यूटियम होता है, यह 7 दिन वृद्धि करने के पश्चात क्या करती है कि प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का विश्रामण करने लगती है। यानी कि 7 दिन वृद्धि करने के बाद कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन होने लगता है। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन द्वारा प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन का नियंत्रण होता है। यानी ये कहा जा सकता है कि प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कंट्रोल करता है। देखिए, यहाँ पे हमने पॉइंट थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख दिया है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा का नियंत्रण होता है। ठीक है, मतलब कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन द्वारा प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन को कंट्रोल किया जाता है। अपने टॉपिक पर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अंडाणु का निषेचन न होने की स्थिति में। ठीक है, यहाँ पे 2 कंडीशन बचती हैं। यदि अंडाणु निषेचित होता है तब की स्थिति क्या बनती है, और अंडाणु निषेचित नहीं होता है तब की स्थिति क्या बनती है। तो हम पहला पॉइंट में अपने देखते हैं कि यदि अंडाणु का निषेचन न हो, मतलब फर्टिलाइजेशन न हो, तब क्या होगा। तो देखिए, अंडाणु का निषेचन न होने की स्थिति में कार्पस ल्यूटियम विघटित हो जाता है। क्या हो जाता है? कार्पस ल्यूटियम विघटित हो जाता है और विघटित होकर क्या बनाता है कि कार्पस एल्बिकेंस बनाता है। क्या बनाता है? कार्पस एल्बिकेंस बनाता है। क्या बनाएगा बच्चों? फिर से इस बात को मैं दोहरा रहा हूं कि जब अंडाणु का निषेचन नहीं होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, उस स्थिति में कार्पस ल्यूटियम विघटित हो जाता है और बनाता है आपका कार्पस एल्बिकेंस। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों कि रुधिर में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा को कम करने लगता है। ठीक, यह रुधिर जो कार्पस एल्बिकेंस बनता है, अब वह जान जाता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो अगली बार की तैयारी करता है, यानी कि अगले मासिक चक्र की तैयारी करने के लिए क्या करेगा कि रुधिर में, यानी कि जो ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल था, उस लेवल को कम करेगा। ठीक, यही बात लिखी हुई है कि क्या करेगा, जो आपका कार्पस एल्बिकेंस है, यह रुधिर में उपस्थित प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा को कम करना शुरू कर देगा। ठीक है, कम करता है, और अंडाणु का निषेचन न होने पर प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय को सरगर्भता के लिए तैयार करता है। ठीक, आइए इसका जो बी पार्ट है, यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, अब देखते हैं। पश्च अंडोत्सर्जन प्रावस्था का जो बी पॉइंट है, हम इसको यदि बी पॉइंट मान लें कि जब अंडाणु सगर्भता के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाए तब क्या होगा बच्चों। देखिए, जब अंडाणु सगर्भता के लिए तैयार हो जाता है तब गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है या अंतःभित्ति है वो अधिक मोटी हो जाती है। क्या होगी? आंतरिक भित्ति या अंतःभित्ति अधिक मोटी हो जाती है और युग्मनज के विदलन से
जो आपका जाइगोट होता है उसके डिवीजन से एक विकासशील भ्रूण जो होगा गर्भाशय में पहुंच जाता है और अपरा द्वारा आरोपित यानी कि इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, अपरा द्वारा इम्प्लांट कर दिया जाता है। वह कहाँ पहुंच के भ्रूण के गर्भाशय भाग में पहुंच जाता है और अपरा यानी प्लेसेंटा द्वारा इम्प्लांट कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो और देखते हैं कि अपरा से मानव कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन नाम का एक हार्मोन निकलने लगता है। इसको ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन स्रावित होने लगता है, जिससे क्या होता है कि हमारा कार्पस ल्यूटियम सक्रिय बना रहता है। ये GnRH गोनाडोट्रोपिन ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का स्रावन होने लगता है, जिससे हमारा कार्पस ल्यूटियम सक्रिय बना रहता है। और कार्पस ल्यूटियम के सक्रिय बने रहने का रीजन ये है कि वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशन को बनाए रखता है। ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे गर्भाशय अवस्था बढ़ने लगती है, क्या होता है बच्चों कि अपरा से क्या होगा, अपरा यानी प्लेसेंटा से प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्रावन होने लगता है। यानी कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यूअस आगे बढ़ाने के लिए प्लेसेंटा से दो हार्मोन निकलते हैं। पहले का नाम होता है प्रोजेस्टेरोन, दूसरे का नाम होता है एस्ट्रोजन। ठीक, अब जब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन क्या करेंगे कि हार्मोन सिक्रीशन होने लगते हैं, तो कार्पस ल्यूटियम की आवश्यकता क्या हो जाएगी? धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कार्पस ल्यूटियम की आवश्यकता क्या होगी बच्चों? धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और इस प्रकार से कार्पस ल्यूटियम समाप्त हो जाएगा और प्रेगनेंसी धीरे धीरे आगे चलती रहेगी। तो इस वाले पॉइंट में जो हमारा था मासिक चक्र में इतनी ही बातें आपको जाननी है जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो अब देखिए ये आपके दिमाग में कंफ्यूज रहता है कि ऋतुस्राव के 14वें दिन ओवुलेशन होता है और वह क्या करता है बच्चों के 14वें दिन के आसपास अंडोत्सर्जन होता है और अंडाणु 24 से 72 घंटे ही सक्रिय रहता है। क्या रहता है बच्चों? जो अंडाणु रहता है 24 आवर टू 72 आवर, मतलब कि 24 से 72 घंटों तक सक्रिय रहता है। उस अवधि में यदि निषेचन होता है तो फर्टिलाइजेशन होने का चांस मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा होता है। और 72 घंटे से ज्यादा जब के बाद यदि फर्टिलाइजेशन वो सक्रिय नहीं रहेगा और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के चांस धीरे धीरे क्या होते जाते हैं? घटते जाते हैं। यदि अंडोत्सर्जन के 48 घंटे जो आपकी किताब में लिखा जाता है कि अंडोत्सर्जन के 48 घंटे के भीतर निषेचन होता है, तो अंडाणु के निषेचन की क्षमता क्या होगी बच्चों? बनी रहती है। या फिर उसके बाद जब निषेचन होगा तो क्षमता नहीं बनी रहेगी और निषेचन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपकी क्लास यहीं तक। अगले टॉपिक पे मिलते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे युग्मनज। ठीक है, तो अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और बेल आइकन को इसलिए दबा लीजिए कि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। और अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर करिए, शिक्षा बांटने से बढ़ता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।